अभी तक आपने सुना, अगर प्यार नहीं करती तो क्यों उसकी फ़िक्र होती है, क्यों उनके साथ तुम एक कमरे में रह लेती हो, क्यों उसकी बाहों में सुकून मिलता है, क्यों उस पर भरोसा है, क्यों उसके पास रहने की जिद को तुम मान जाती हो। सोचो रूहानी कि रूहान तुम्हारे लिए क्यों खड़ा हो जाता है, कितना प्यार करता है वो तुमसे। उस सारा ने जब तुम्हें हल्की सी चोट पहुंचाई थी तो उसे रूहान ने मौत का दर्शन करा दिया था। जो तुम्हारी जरा सी तकलीफ नहीं देख सकता, बताओ वो कितना प्यार करता होगा तुमसे। मत रोको अपने दिल को। अक्स इतना ही बोल पाई थी कि तभी रूहानी ने चिल्ला के कहा, चुप हो जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से, मैं किसी से प्यार नहीं करती, जाओ यहाँ से। अब आगे। रूहानी अपने अक्स के सवालों से, उसकी कई बातों से परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की तो वो हर एक पल जो उसने रूहान के साथ बिताया था वो सब उसकी आंखों के सामने आने लगा। रूहानी के सामने अब वो हर चीज़ थी जो रूहान ने उसके लिए किया था और जो एहसास उसे रूहान के पास होने से होता था। रूहानी ने अपनी आंखें खोली और उठ के खिड़की के पास आ गई। ठंडी हवाएं उसके चेहरे बदन को छू के जा रही थीं। उसने आंखों को खोल के देखा तो रूहान अपने घर के बगीचे में बैठा किसी से बातें कर रहा था। रूहानी गौर से उसके चेहरे को देख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। रूहान के चेहरे पर मुस्कान देखकर रूहानी मुड़ के खड़ी हो गई और अपने हाथ पर लिखे रूहान के नाम को देखकर बोली, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या है, पर जो भी होगा शायद वो आपकी मर्जी हो कान्हा जी। ये बोल वो आकर बिस्तर पर लेट गई। इन्हीं सब ख्यालों में उसकी आंख लग गई और वो सो गई। सुबह का वक्त, शादी का दिन। रूहानी बैठे अपने बिस्तर पर रखे अपने जोड़े को देख रही थी। उसने वही रखी गहने के बॉक्स को उठा के खोला और उसे देखने लगी। गहनों के बीच में उसे वही रखी एक छोटी सी लाल रंग की पोटली दिखाई दी। उसे उसने उठाया और खोल के देखा तो उसमें कागज में लिपटा कंगन था, वो भी एक हाथ का। उसने कागज़ को खोल के देखा तो उसमें लिखा था, प्यारी लाडो, जब आपको ये पत्र मिलेगा तब हम इस दुनिया में नहीं होंगे और शायद आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हो जिसमें आपकी माँ की गलती की सज़ा आपको मिल रही होगी। तब शायद आप हमसे और अपने पापा से नफरत कर रही हो। पर लाडो, मैंने कोई गलती नहीं की थी, बस प्यार किया था और वो भी सच्चे दिल से। प्यार कभी गलत नहीं होता है मेरी लाडो, बस गलत इंसान होता है। मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो ज़माने से लड़ ना सका मेरे लिए, जो मेरे लिए खड़ा नहीं हो सका। जब मुझे ये पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैंने मनोहर जीजा जी को भेजा था उनके महल पर। वो उस वक्त वहाँ नहीं मिले। उनके महल के एक नौकर ने बताया कि वो देश छोड़ के जा चुके हैं। जब मैंने ये सुना तो बहुत गुस्सा आया, पर मैं क्या कर सकती थी। मैं प्यार में भरोसा करने की गलती कर चुकी थी और जिसकी सज़ा भी मुझे मिल चुकी थी। पर आप ये काम मत करना मेरी लाडो। प्यार करना, पर भरोसा उस पर ही करना जो आपके लिए खड़ा हो, जिसमें हिम्मत हो कि वो अपने प्यार के लिए दुनिया को झुका दे, जो आपसे प्यार की तरह नहीं बल्कि दीवानों की तरह प्यार करे, जो आपको खुद से आपसे ज़्यादा प्यार करे। ऐसे प्यार को कभी ठुकराना मत। मुझे नहीं पता कि आप कभी अपने पिता को देख भी पाएंगी या नहीं, इसलिए उनकी एक तस्वीर इसी बॉक्स के ऊपर वाले डोर में है। अगर आपका मन हो देखने का तो देख लेना। पर लाडो, एक बात कहूँगी कि आपके पापा एक बहुत अच्छे इंसान हैं। कभी भी उनसे नफरत मत करना मेरी लाडो। और ये सब जो तुम्हें तुम्हारे मौसा जी देंगे वो शायद आपको आपकी शादी के वक्त मिले, तो अपनी माँ की तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझ लेना। हमेशा खुश रहना आपकी माँ शैलजा। रूहानी ये लेटर पढ़ते हुए रोने लगी थी। उसने जल्दी से कागज़ को मोड़ के बॉक्स में अपने पापा की तस्वीर को खोजने लगी। बहुत खोजने के बाद उसे एक छोटे से ड्रॉर में उसे एक तस्वीर उल्टी करके दिखी। उसने उठा के पलट के देखा तो उसमें उसकी माँ के साथ एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसने उसे देखकर वापस गुस्से में उसे वहीं रख दिया जहाँ वो थी। अपने हाथ में लिए कंगन को उसने उठा के देखा तो उस पर 2 अक्षर लिखे थे, यस वी। उसने उस कंगन को अपने हाथों में पहन लिया और खुद से बोली, माँ, यह आपकी निशानी है इसलिए पहन रही हूँ, पर माफ़ करें, मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती। रूहानी को आज अपने पिता के बारे में पता चला था, पर नफ़रत
अब और बढ़ गई उसके दिल में उनके लिए। वो बैठी सोचे ही जा रही थी कि तभी रानी और रूपा उसके पास आई और उससे बोली, रूहानी अभी तक रेडी नहीं हुई? अरे गौरी माता की पूजा के लिए जाना है, चलो तैयार हो, उसके बाद शादी की बहुत सारी रस्में हैं जिसे तुम्हें अभी करनी है। ये कहते हुए रानी ने एक लाल रंग की साड़ी निकाल के उसे दे दी। रानी रूपा को देखकर बोली, रूपा तैयार कर इसे, जल्दी नीचे ले आ, फिर गौरी माँ के मंदिर चलेंगे। ये बोल वो बाहर चली गई। रूपा ने रूहानी को कपड़े दिए और जाकर रेडी होने को कह दिया। शाम तक सारी रस्में होती रहीं। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। मनोहर जी, बड़े ठाकुर, सोहम जी सब बाहर का काम देख रहे थे। मंडप सजाया जा चुका था, सबको बारात के आने का वेट था। रूहानी को उसके कमरे में तैयार किया जा रहा था। उसने अपनी माँ का दिया शादी का जोड़ा पहना था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सलोनी उसे हार पहना रही थी, एक रूपा उसके पैरों में आलता लगा रही थी, रानी उसके हाथों में चूड़ियाँ पहना रही थी। सब खुश थे, पर रूहानी के मन में घबराहट था। उसे लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मनोहर जी जब उसे देखने कमरे में आए तो उन्होंने रूहानी को दुल्हन की तरह सजा पाया। वो उसे देखकर भावुक हो गए। रूहानी ने उन्हें देखा तो उठ खड़ी हो गई और उनके पास आकर बोली, कैसी लग रही हूँ मैं मौसा जी? उसके पूछने पर वो बोली, बहुत सुंदर, एकदम एक राजकुमारी। चलो पंडित जी ने तुम्हें पूजा के लिए बुलाया है। ये बोल उन्होंने भरी आंखों के साथ उसे देखा और सर पर हाथ रखकर आगे चल दिए। सलोनी, रानी, रूपा उसे लेकर उनके पीछे नीचे आ गए। मंडप में रूहानी को बैठाया गया। पंडित जी पूजा कराने लगे। सब वहीं बैठे देख रहे थे। बारात आने में अभी वक्त था। रूहानी बैठी हवन कुंड में आहुति डाल रही थी कि तभी 2 गाड़ियां आकर रुकी। सबकी नज़र जब उस तरफ गई तो समीर के मम्मी पापा गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। जब बड़े ठाकुर जी, साची जी ने उन्हें ऐसे आता देखा तो घबरा गए। केसर के होठों पर मुस्कान आ गई। समीर भी निकल के गाड़ी से बाहर आया और सबके सामने खड़ा हो गया। मनोहर जी ने जब सबको ऐसे देखा तो उनके पास जाकर बोले, आप सब ऐसे, कोई बैंड नहीं, कुछ नहीं। इस पर समीर ने कहा, उसकी क्या ज़रूरत है, मैं कौन सा शादी में आया हूँ? उसके ये कहने पर मनोहर जी घबरा के बोले, मतलब किसकी शादी? अरे तुम्हारी खुद की शादी, मेरी रूहानी के साथ है। रूहान भी नील के साथ वहाँ आ चुका था। उसने जब माहौल को शांत देखा तो समझ गया जो होने वाला था उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पर समीर ने कहा, मेरी शादी तो थी, मगर आपकी बेटी जैसी रूहानी के साथ नहीं, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड समायरा के साथ। समायरा आओ इधर। उसके कहने पर गाड़ी से निकलकर एक लड़की लाल जोड़े में गले में मंगलसूत्र पहने सबके सामने आकर खड़ी हुई। बड़े ठाकुर ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है? तुम जान रहे हो ना कि क्या बोल रहे हो? अगर ऐसा ही था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मनोहर जी ने उससे कहा, पर तुमने तो खुद इससे शादी के लिए हाँ कहा था, फिर ये सब? इस पर समीर ने कहा, आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपकी इस नाजायज और गिरी हुई लड़की से शादी करूँगा, जिसके बाप का नहीं नाम पता, जो किसी और के साथ 2 दिन सबसे दूर किसी घर में रह कर आई हो, जिसका चरित्र इतना खराब हो कि जिसके घर में जाए वो बदनाम हो जाए। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा? ये सब आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? ऐसे लड़कियां शादी करने के लायक नहीं, बल्कि एक रात के लिए होती हैं। उसका ये बोलना था कि तभी उसके मुंह पर एक थप्पड़ पड़ा, जिससे उसका जबड़ा हिल गया और सबके कानों में उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज गई। समीर ने जब गाल पर हाथ रखकर नज़रें उठा के उसे देखा तो उसके सामने रूहान गुस्से में खड़ा था। समीर ने उसे देखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाएगा? ये बोल उसने अपने साथ लाए आदमियों को उस ओर गोली चलाने को कहा। तभी रूहान के सारे आदमी आकर उसके आदमियों को घेर लिया और साथ में समीर के माँ पापा को भी। समीर ने देखा तो रूहान ने गुस्से में कहा, शेर की मान में घुसने से पहले, उस पर चिल्लाने से पहले ये जान लेते कि शेर की फितरत क्या होती है, और जिसके लिए तुमने अभी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, चाहो तो उसके लिए अभी तुम्हारा सीना चीर के तुम्हारा दिल उसके कदमों के सामने रख दूँ। और क्या बोला था तुमने कि ऐसे लड़कियों की शादी नहीं होती है, तो आज तुम भी खड़े हुए देखोगे उसकी शादी। ये बोल वो मनोहर जी की तरफ बढ़ा और उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे बोला, क्या आज आप मुझे अपनी बेटी को देते हैं? वादा करता हूँ उसके मन को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूंगा। मनोहर जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही सुमित्रा जी ने कहा, ये लड़की इस महल में नहीं रहेगी, ना मेरी बेटी के पास रहेगी।
और क्या ज़रूरत थी इस मनहूस से शादी करने की तुम्हें? ये तो इतनी मनहूस है कि खुद की खुशियों को खा गई। ये बोलती हुई रूहानी की तरफ देखने लगी, जो इन सब में स्तब्ध खड़ी देखे जा रही थी सब कुछ। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो चुपचाप खड़ी बस देख रही थी। सुमित्रा जी ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा होता कि अपनी माँ के साथ तू भी मर गई होती, आज कम से कम हम खुश रहते। उन्होंने ये बोला ही था कि मनोहर ने रूहान से कहा, मुझे मंजूर है, आप अगर रूहानी का हाथ थामना चाहते हैं तो थाम लें। उसके ये बोलने पर सुमित्रा जी ने कहा, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है, ये शादी नहीं होगी। बड़े ठाकुर ने भी ना जाने क्या सोच के रूहान को देखकर कहा, मैं नहीं इस शादी की मंजूरी देने वाला। रूहान ने रूहानी को देखते हुए कहा, मुझे जिसकी मंजूरी चाहिए थी वो मिल चुकी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नील, सबको देखो, तब तक है शादी कर लेते हैं। ये बोल वो रूहानी की तरफ बढ़ा। रूहान जब उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ने लगा तो रूहानी पीछे हट गई। रूहान ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और मंडप में बैठ गया। रूहानी उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। बड़े ठाकुर ने उसे देखते हुए कहा, खबरदार रूहान, जो आपने इस लड़की से शादी की तो आप जानते हैं इस गांव का रिवाज कि एक घर से हम 2 बेटियां नहीं ले सकते, और अगर ऐसा हुआ तो आपको परिवार से बेदखल कर दिया जाएगा। ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है, आप उस परंपरा को तोड़ नहीं सकते। रूहान जैसे उनके कहने को सुन ही नहीं रहा था। आदित्य जब आगे बढ़ के रूहान से कुछ कहने वाला था, तब सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारे में मना कर दिया कि वो कुछ ना कहे। आदित्य भी वहीं रुक गया जहाँ था। रानी रूपा एक दूसरे को देख रही थी। रूहानी उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। जितने मेहमान थे वो ये सब देखकर बातें कर रहे थे। रूहानी के गले में मंगलसूत्र डाला, मांग भरी और उसे अपनी गोद में उठा के 7 फेरे कंप्लीट की। पंडित जी ने 7 फेरे होते ही कहा, शादी संपन्न हुई। रूहान ने रूहानी को अपनी बाहों से नीचे उतारा और समीर की तरफ देखते हुए बोला, समीर राठौर, इनकी शादी तो हो गई है और आपकी कही बात गलत हो गई। समीर ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कब तक इस नाजायज को तुम अपने गले से बांध कर रख सकते हो। एक दिन ये भी अपनी औकात दिखा ही देगी। ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी पति और मर्द बदल देती हैं। उसने ये बोला ही था कि दूसरा तमाचा उसके गाल पर पड़ा, और इस बार ये तमाचा खुद बड़े ठाकुर ने उसे मारा था। समीर ने नज़रें उठा के देखा तो बड़े ठाकुर ने कहा, खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो। वो ठाकुरों की बहू है, कोई रास्ते पर चलती लड़की नहीं जिसे तू कुछ भी बोलेगा और हम सुन लेंगे। आइंदा ऐसा ना हो, वरना जहाँ तुम खड़े हो वहीं तुम्हारी समाधि होगी। उनके ऐसा कहने पर समीर के साथ सब हैरान थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही बड़े ठाकुर खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी क्या हो गया था? समीर ने गुस्से में कहा, बड़े ठाकुर, ये थप्पड़ आपको मुझे नहीं, अपने बेटे को मारना चाहिए था, जिसने आपकी परंपरा को तोड़ा है। और कैसी बहू? कौन सी बहू? ये लड़की जिसे आप बहू बोल रहे हैं, वो आपके घर में क्या इस पूरे गांव से बेदखल की जाएगी, वो भी रूहान सिंह ठाकुर के साथ। क्योंकि इन्होंने, वो इतना ही बोल पाया था कि तभी बड़े ठाकुर ने गरजती हुई आवाज़ में कहा, इन्होंने कोई परंपरा नहीं तोड़ा, क्योंकि रूहानी सलोनी की सगी बहन नहीं है, वो उसकी मौसी की बेटी है। और परंपरा तब टूटता जब उनका गोत्र और ख़ानदान एक होता, जो है नहीं। इसलिए कोई परंपरा नहीं टूटी। मैं तो बस अपने बेटे को देखना चाहता था कि उसने अंदर कितना दम है, जो मैंने देख लिया। तो अब तुम अपनी बकवास बंद करो। ये सुनते ही रूहान बड़े ठाकुर की तरफ देखने लगा। सभी लोग बड़े ठाकुर की तरफ ही देख रहे थे। रूहान समीर की तरफ आते हुए बोला, समीर राठौर और सब, जिसने आज मेरी बीवी को मनहूस, नाजायज और ना जाने क्या बोला, मुझे नहीं पता, पर ये याद रहे, अब रूहानी मेरी पत्नी है। उसके पीछे मेरा यानी रूहान सिंह का नाम लग चुका है, और वो एक जायज़ नाम के साथ जायज़ रिश्ते में जुड़ चुकी है। अब तक आप सब सही सलामत थे, रूहानी को कुछ भी बोलकर, पर अगर अब उसके खिलाफ एक शब्द भी मैंने सुना तो मैं कसम खाता हूँ रूहानी और माँ की कि मैं उस आदमी को मौत दूंगा जिसकी उसने सोची भी नहीं होगी। और तुम समीर, वादा करता हूँ 1 हफ्ते में मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। इस राठौर नाम को मैंने ज़मीन की धूल ना बना दी तो मेरा नाम रूहान सिंह ठाकुर नहीं। ये बोल उसने नील की तरफ देखा और उससे बोला, नील, इन्हें यहाँ से धक्के मार के निकालो। ये बोल के वो रूहानी के पास आ गया
और उसका हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। पर इन सब में रूहानी बस डरी हुई सी, घबराई हुई सी, और जो भी हुआ उसकी वजह से रोई जा रही थी। रूहानी का हाथ पकड़े अपने साथ अपने घर ले जा रहा था। रूहानी बस रोई जा रही थी। तभी साची जी ने रूहान को रोकते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे, और किसकी इजाज़त से रूहान? उनके ऐसा कहने पर रूहान रुक गया। सबने साची जी की तरफ देखा। रूहान ने उन्हें देखते हुए कहा, अपनी पत्नी को अपने घर ले जा रहा हूँ। साची जी ने उसके पास आते हुए कहा, माना कि रूहानी आपकी पत्नी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर की परंपरा को भूल जाएं और ऐसे ठाकुर खानदान की बहू को घर ले जाएं बिना किसी रस्म के। पहले गृह प्रवेश की रस्म होगी, तब कहीं आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। रानी, बहुत तैयारी करो हमारी नई बहू का महल में लाने की। ये बोल उन्होंने रूहानी के आंसू पोंछे। रूहानी ये सब देखकर उनके सीने को लग के रोने लगी, तो साची जी ने उसे चुप कराते हुए कहा, रूहानी बस लाडो, अब क्यों रो रही है? देख, सब ठीक है। तू मेरी बेटी थी और मेरी ही रही। अब तो मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी। चल चुप हो जा आप, और महल में मेरी बहू की तरह आने के लिए तैयार हो जा। उनके ये कहने पर रूहानी शांत हो गई, पर कहीं ना कहीं समीर की और सुमित्रा जी की बातें उसके कानों में चुभ रही थी। साची जी ने रूहान को देखकर कहा, मेरी बहू को लेकर आओ रूहान। ये बोल वो आगे चल दी। रूहान ने रूहानी की तरफ देखा और उसके सामने आकर उसके सर की चुनरी से उसके मुंह को ढकते हुए बोला, मंजूर नहीं कि कोई तुझे देखे मेरे सिवा। आप मेरी हैं, इसलिए नज़र दुनिया की ना लगे डरता हूँ। रूहानी उसे झीने दुपट्टे के अंदर से देख रही थी। रूहान ने उसका हाथ पकड़ा तो आदित्य ने बैंड वालों से कहा, अभी भी आप सबको कहना होगा कि बजाओ। अरे देख नहीं रहे हो, रूहान सिंह ठाकुर अपनी दुल्हनियाँ लेकर आ रहे हैं, बजाओ। उसके कहते ही बैंड वालों ने बजाना शुरू किया। रूहान रूहानी का हाथ पकड़े महल के चौखट पर खड़ा था। सलोनी इस वक्त वहाँ नहीं थी। रूहानी की आंखें उसे खोज रही थी। साची जी ने उन दोनों के सामने खड़े होते हुए पूजा की थाल खुद ली और आरती किया। दोनों टीका कर रानी से हल्दी वाले हाथों की छाप महल की दीवार पर लगवाने को कहा। रानी ने रूहानी के सामने हल्दी की थाल कर दी। उसने कांपते हाथों से छाप लगाई। रूपा चावल का कलश और आलते की थाल नौकरों के साथ ले आई। उसे चौखट पर रखते हुए उसने कहा, चलो रूहू दीदी, अब आप इसे अपने पैरों से अंदर की तरफ मार के थाल में पैर रखकर अंदर चली आए। उसके कहने पर आदित्य ने उसके सर पर मारते हुए कहा, रूपा, अब ये तेरी रूहू दीदी नहीं रही, अब ये तेरी भाभी हो गई है, तो अब ज़रा रिश्ते बदलो रूपा जी। इस पर रूपा ने कहा, हाँ ये तो है भैया। रूहानी ने नम आंखों के साथ चावल से भरा कलश अंदर की तरफ गिरा दिया और आलते की थाल में पैर रखकर अंदर आ गई। रूहान और रूहानी को साची जी ने देवी के सामने खड़ा कर उन दोनों को उनका आशीर्वाद दिलवाया। साची जी ने सब उन दोनों को देखकर कहा, जाओ आप दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। उनके कहने पर रूहान ने सबका आशीर्वाद लिया, लेकिन जब वो सुमित्रा जी और मनोहर जी के सामने झुके आशीर्वाद लेने, तो सुमित्रा जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए और वहाँ से गुस्से में चली गई। रूहानी ये देखकर रोने लगी, पर मनोहर जी ने उसे देखते हुए कहा, लाडो, उसकी बात को कभी अपने दिल पर मत लाना। मैं हूँ ना, खूब खुश रहो, सदा सुहागन रहो। उनके हाथ फेरते ही रूहानी उनके सीने से लग के रो दी। बस मेरी बच्ची, अब क्यों रोती है? देख, तुझे प्यार करने वाले कितने हैं। कोई अगर तुझ पर उंगली उठा भी दे तो उस उंगली को तोड़ने वाले अभी बहुत हैं। और अब तो तुझे एक ऐसा साथी मिला है जो तेरा हर परिस्थिति में देगा साथ। बस मेरी लाडो, अब मत रोना। ये कहते हुए उन्होंने उसके माथे पर चूम लिया। रूहानी नम आंखों से उन्हें देखे जा रही थी। साची जी रूहानी को कंधों से पकड़ते हुए बोली, अब बस चलो बाकी की रस्में भी कर लें। ये कहते हुए वो उसे लेकर जाने लगी तो रूहानी ने उनसे कहा, बस माँ, अब कुछ नहीं। आपका मन था कि रूहानी का गृह प्रवेश हो, कुलदेवी की पूजा हो, वो तो मैं मान गया, लेकिन अब कोई और रस्म नहीं। अब जो भी रस्म करनी हो आप मेरी पत्नी के घर पर करें। ये बोल उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीढ़ियाँ चढ़कर महल के पीछे अपने घर आ गया। जब वो वहाँ आए तो जहाँ से वो खड़े थे वहाँ से लेकर घर के दरवाजे तक लाल गुलाब बिछे हुए थे। रूहानी और रूहान ने सामने देखा तो सलोनी आरती की थाल, चावल, कलश और आलती की थाल के साथ खड़ी थी। रूहान का घर लाइट्स की जगमगाहट में चमक रहा था। रूहानी ये देखकर एक बार फिर भावुक हो गई थी।
तभी आदित्य ने पीछे से आते हुए कहा, अब भाई नई दुल्हन का स्वागत तो उसके घर में भी होना चाहिए, आखिर वो पहली बार हक से वहाँ से आ रही है। उसके कहने और जब दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो सब खड़े थे और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। रूहान ने रूहानी का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। रूहानी ने एक बार फिर गृह प्रवेश की रस्म किया और अंदर आकर सलोनी के पैर छूने नीचे झुकने लगी तो सलोनी ने उसे अपने गले से लगा लिया। सलोनी उसे अंदर ले आई और उसे सोफे पर बैठा दिया। सलोनी ने रूपा से अंगूठी खोजने वाली रस्म के लिए तैयारी करने को कहा तो वो भाग के रसोई में घर में चली गई। आदित्य ने रूहान को देखकर कहा, रूहान इस रस्म में जीत लेना, वरना अगर कहीं हार गए तो जिंदगी भर रूहानी आप पर राज करेगी। हाँ रूहान, जैसे तुम्हारे भैया जीत के बड़ा अपनी हुक्म चला लेते ही हैं। रूहानी तुम चिंता मत करो, जीते कोई भी, पर हुकूमत तो बस लड़कियों की ही चलती है। ये बोल सलोनी रूहानी के पास आकर बैठ गई। तब तक रूपा भी नौकर के हाथ से दूध से भरा एक बड़ा सा बर्तन ले आई। उसने उस बर्तन को बीच में रखने को कहा। नौकरों ने उसे वहाँ रख दिया। सलोनी ने रानी से रस्म करवाने को कहा तो उसने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और दूध में डाल के घुमा दिया और रूहानी से बोली, अब खोजो। रूहान तो उसके कहने पर खोजने लगा, पर रूहानी वैसी ही बैठी हुई थी। सलोनी ने उसका हाथ पकड़कर बर्तन में डाल दिया। रूहानी बस सलोनी और बाकी सब के लिए दूध में बेमन से अंगूठी खोजने लगी। रूहान ने अंगूठी खोज के सबके सामने कर दी। इस पर सब खुश होते हुए बोले, वाह क्या बात है। रूहान ने जब दूसरी बार अंगूठी पाई तो उसे रूहानी के हाथ में दे दिया। रूहानी ये देखकर उसकी तरफ देखने लगी। रूहानी ने सबको अंगूठी दिखा दी। तीसरी बार भी रूहान ने वैसे ही किया। सलोनी, रानी और रूपा रूहानी को लेकर रूहान के कमरे में चली गई। आदित्य बैठा रूहान से बातें कर रहा था। तभी मनोहर जी उसके पास आए। उन्हें देखकर रूहान खड़ा हो गया। मनोहर जी ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, रूहान बेटा, मैं आज ही यहाँ से सुमित्रा को लेकर जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब उसके गंदे शब्द मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई भी आंसू लेकर आए, पर जाने से पहले एक आखिरी काम करने चाहता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने साथ लाया हुआ एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस लिफाफे को देखते हुए रूहान ने उनसे पूछा, मौसा जी ये क्या है? मनोहर जी ने उसे देखते हुए बताया, ये रूहानी की माँ की आखिरी निशानी है और इसमें एक लेटर भी है जो वो उसके लिए छोड़ गई थी, और ये घर की चाबी। हो सके तो शिमला में उसकी माँ का घर है, उसे ले जाकर एक बार दिखा देना। बहुत सी यादें हैं उसकी माँ की वहाँ, उसे शायद अच्छा लगे। अब रूहानी की जिम्मेदारी तुम पर है रूहान, तुम उसके बारे में सब जानते हो, जानकर भी उसका दिल मत दुखाना। उसने वैसे भी बचपन से बहुत दर्द दुख झेला है। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। उनके ये कहने पर रूहान ने उनके हाथों को थामते हुए कहा, आपसे मेरा वादा है कि आज के बाद रूहानी से कोई कुछ नहीं कह पाएगा। उसकी आंखों में मैं अब कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मनोहर जी ये बात सुन खुश होते हुए बोले, अब मैं खुशी से जा सकता हूँ, पर हाँ पग फेरे के लिए मैं उसे लेने नहीं आ पाऊँगा। शायद तुम समझ रहे होगे कि क्यों, इसलिए हो सके तो उसे समझा देना आप दोनों। अच्छा अब मैं चलता हूँ, खुश रहें। ये बोल वो चले गए। रूहान ने उस लिफाफे को अपने पॉकेट में रख लिया है। तब तक रानी, सलोनी और रूपा बाहर आए। रानी ने उससे कहा, अब क्या रात यहीं हॉल में गुजारने का है क्या? चले छोटे देवर, आप अपनी पत्नी के पास चलें, और बड़े देवर जी आप अपनी बीवी के साथ जाएं। आदित्य ने उसके सामने झुकते हुए कहा, जो हुक्म भाभी, चलो भाई हम चलते हैं। ये बोल वो सलोनी का हाथ पकड़ के चला गया। रानी भी उनके साथ जाने लगी तो रूहान ने उससे कहा, भाभी क्या आप खाना भिजवा दोगी? रूहानी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उनके ये बोलने पर रानी ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हम तो इन सब में ये भूल ही गए। रुके, मैं अभी भेजती हूँ, चल रूपा। ये बोल के वो रूपा को लेकर चली गई। अब घर में सिर्फ रूहानी और रूहान थे। रूहान के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो भाग के अंदर गया तो फूलदान नीचे गिरा हुआ था। रूहान ने आगे बढ़ के रूहानी का हाथ पकड़ा और उसे पीछे करते हुए कहा, रूहू क्या कर रही हैं आप, रुकिए। ये कहते हुए उसने उसका घूंघट हटा दिया। रूहान ने उसे संभाल के बिस्तर पर बैठाया। रूहानी का लहंगा बहुत भारी था और जो उसने राजस्थानी जेवर पहने हुए थे वो भी भारी थे। उसके हाथ में पहने कलीरे भी बहुत वजनदार थे। रूहान ने देखा रूहानी के गले पर लाल निशान हो गए थे। उसने उसके पास आते हुए कहा, इसे उतारा क्यों नहीं? देखो गले पर निशान हो गया है ना। ये कहते हुए
उसने गले के बड़े हार को निकाला और उसके हाथों से कलीरों को। सामने के ड्रॉर से उसने एक दवाई ली और उसे रूहानी के गले पर लगाते हुए कहा, आप गुस्सा हैं? रूहानी कुछ बोल पाती इससे पहले रूपा ने हाल में से आवाज़ दी, भैया खाना ले आई हूँ। उसके कहने पर रूहान उससे दूर हुआ और बाहर चला आया। उसने रूपा को देखते हुए कहा, रूपा आप अपनी भाभी को खाना खिलाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ, हो सके तो उन्हें सुला देना, वो बहुत थकी होंगी। ये बोल वो चला गया। रूपा थाली लेकर अंदर आ गई। इधर केसर अपने कमरे में बैठी सोची जा रही थी कि आखिर ये सब क्या हुआ। सब खुद से कहा, मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ, पर यह सब हुआ कैसे? कैसे सब मान गए और बड़े ठाकुर वो कैसे मान गए इस शादी के लिए? कैसे हुआ ये सब? ये तो होना ही था। आखिर तुम लड़ भी तो रूहान सिंह ठाकुर से रही थी, मुंह की तो तुम्हें खानी ही थी। रूहान की आवाज़ सुन केसर ने जब उसकी तरफ देखा तो वो दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। केसर ने जब दरवाजे के सामने देखा तो रूहान खड़ा उसे गुस्से में देख रहा था। केसर ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूहान ने उसके कमरे में आते हुए कहा, तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने आया हूँ। तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे कि आखिर ये शादी हुई कैसे, आखिर रूहानी की इज्जत बची कैसे, आखिर बड़े ठाकुर और मनोहर जी शांत कैसे हैं मेरी और रूहानी की शादी को लेकर, और वगैरह वगैरह। तो मैं सबका जवाब देने आया हूँ। केसर ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, तो ये सब तुमने किया? नहीं, मैंने नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से किया, सब किया। तुमने ये एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर मैं खामोश क्यों हूँ, आखिर किस लिए मैं शांत हूँ, जबकि मेरी मोहब्बत किसी और की होने जा रही। तुम्हें क्या लगा मैं डर चुका था या मुझे कुछ पता नहीं था? केसर, हम सब जानते थे, पर हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने रूहानी को वचन दिया था कि ये शादी नहीं रुकेगी, पर यह वादा भी किया था कि उनकी शादी हमारे साथ होगी। और देखो, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, तुमने खुद समीर को मेरे रास्ते से हटा दिया और मेरी शादी उनसे हो गई। अब दूसरी बात कि बड़े ठाकुर क्यों कुछ नहीं बोले, आखिर वो कैसे पलट गए? वो क्या है ना केसर, तुमने सिर्फ वहाँ तक सोचा जहाँ तक तुम सोच सकती थी। बड़े ठाकुर तो हमेशा से रूहानी से बहुत प्यार करते थे, उसे अपनी बेटी मानते थे, और मेरी शादी रूहानी के साथ हो ऐसा मेरी माँ के मन में था, जो उन्होंने बड़े ठाकुर से एक रात कहा, जिसे मैंने सुन लिया था। बड़े ठाकुर भी रूहानी को हमारे घर की बहू देखना चाहते थे। घर की परंपरा के मुताबिक एक घर और सगी बहनें हमारे घर नहीं आ सकती हैं, पर रूहानी एक घर की नहीं थी बल्कि रिश्तेदार थी और न सगी बहन थी, तो शादी में कोई अड़चन नहीं आने वाली थी, और आती तो मैं रूहान सिंह ठाकुर खड़ा था उससे सामना करने दीवार की तरह। तीसरी बात, मनोहर जी कैसे माने? ये बात तो मेरे अंदर भी थी कि मनोहर जी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, और रूहानी उनकी नफ़रत और नाराज़गी झेल नहीं सकती थी, इसलिए उनकी ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। शादी के एक रात पहले यानी कल रात को मैं सलोनी भाभी के कमरे में उनसे रूहानी के लिए बात करने गया था, पर वहाँ जब मैं गेट तक पहुँचा तब देखा रानी भाभी, सलोनी भाभी, आदित्य भैया और रूपा मनोहर जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। सलोनी भाभी उन्हें समझा रही थी कि समीर अच्छा लड़का नहीं है, रूहानी उसके साथ खुश नहीं रहेगी। रानी भाभी ने कहा कि वो शादी के बारे में सोच ले, और ये भी कहा कि मैं रूहानी को पसंद करता हूँ और उसके साथ हमेशा खड़े रहूँगा। इस बात पर मनोहर जी ने कहा कि जो कल होगा वो रूहानी का भाग समझ के उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर वो शादी नहीं रोक सकते क्योंकि बहुत देर हो गई है। तब मैं अंदर गया कमरे में और उनसे समीर के बारे में सब कहा जो सच था उसका। इस पर उन्होंने सच सुनकर कहा मुझसे कि अगर कल तुम ये साबित कर सको तो मेरी बेटी का हाथ थाम सकते हो, इसलिए अब समीर का महल तक आना ज़रूरी था, जैसा तुम जानती हो। और फिर आगे क्या हुआ वो तो आपके सामने ही था। ये कहते हुए वो उसके सामने मुस्कुराते हुए खड़ा था। केसर उसे गुस्से वाली नज़रों से देख रही थी। उसने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, कब तक बचा सकते हो उसे? मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, उनकी छोड़े आप, उनके लिए मैं हूँ, तुम फिक्र अपनी करो, क्योंकि अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तो उल्टी गिनती शुरू करो अपनी केसर, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंकने वाला हूँ। ये बोल रूहान वहाँ से चला गया। केसर गुस्से में उसे जाते हुए देखकर बोली, मुझे यहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है, तुम भी देखो मैं क्या करती हूँ। इधर रूहान जब अपने कमरे में आया तो देखा कि रूपा हॉल में बैठी थी। रूहान ने उससे पूछा, रूपा आप यहाँ क्यों बैठी हो? भाभी कहाँ हैं आप? रूपा ने उठते हुए कहा, रूह भाभी तो खाना खाते ही सो गई, मैं भी जा रही हूँ।
बहुत रात हो गई है भैया, मुझे भी नींद आ रही है। उसके ये बोलने पर रूहान ने उससे कहा, अच्छा जाओ, पर सुनो, रूहानी का सारा सामान कल यहाँ भिजवा देना, उससे ज़रूरत पड़ेगी। जाओ अब सो जाओ। उसके कहने पर रूपा चली गई। रूहान ने गेट बंद किया और हॉल के लाइट्स ऑफ करते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने धीरे से कमरे का गेट खोल के देखा तो गुलाबों से सजे बिस्तर पर रूहानी सो रही थी। बगीचे की तरफ की खिड़की से आ रही चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। रूहान अपने कमरे में आया। उसने बहुत धीरे से दरवाजे को बंद किया। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ, रूहानी ने करवट ली और उसकी करवट लेते ही शांत माहौल में उसकी चूड़ियों की और पाजेब का शोर गूंज उठा। रूहान ने देखा रूहानी अपने मेहंदी भरे हाथ अपने गालों के नीचे रख के सो रही थी। उसके बिखरे बाल हवा से तकिए और उसके चेहरे पर उड़ के बिखर रहे थे। रूहानी अपनी शादी की जोड़े में ही सो गई थी। रूहान उसके पास आया और बिस्तर के दूसरी तरफ से आकर उसके सिरहाने बैठ गया। उसने धीरे से रूहानी के चेहरे से बालों को हटाया और उसके माथे पर सज रहे अपने नाम के सिंदूर और गले में पहने अपने नाम के मंगलसूत्र को देखने लगा। उसे देखते हुए उसने कहा, आपसे किया वादा मैंने निभा दिया। अब आपको खुश रखने का, आपकी ज़िंदगी में दुख को न आने का और आपके दिल के एहसास को होठों तक लाने का वादा पूरा करना है। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा। रूहानी के चेहरे को देखकर उसे लग रहा था जैसे कि वो सुकून से है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी नींद में रूहानी ने उसे अपनी ओर लिया और उसके सीने पर सर रख दिया। रूहान ने उसके पास आने से उसे बाहों में ले लिया। अब आपसे दूर जाने का कोई बहाना नहीं है। अब तो आपका हक है कि आप मेरे पास आ सकती हैं। वादा है आपसे कि अब आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने रूहानी को अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया और खुद भी सो गया। सुबह का वक्त, रूहान का कमरा। रूहानी की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि कमरे में वो अकेली थी। वो अपना लहंगा समेटते हुए बिस्तर से उठी और खड़ी हुई। वो बाहर हॉल में आई तो रूपा बैठी हुई। उसने उसे देखते हुए कहा, रूपा, तू क्या रात में यहीं है? ठाकुर साहब कहाँ हैं? रूपा उठ के उसके पास आते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, हम रात को चले गए थे। भैया यहाँ थे, सुबह किसी काम के सिलसिले में उदयपुर गए हैं, पर बोल के गए हैं कि शाम तक आ जाएंगे। चलो आप नहा के तैयार हो जाओ, आज आपकी रसोई पूजन है। ये बोलते हुए वो उसके कमरे में वापस ले आई थी। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, महल में सब ठीक है ना? कल की बात पर कोई गुस्सा तो नहीं है? रूपा ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए उसने कहा, कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ, रस्में करो। अच्छा चलो अब तैयार हो जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने उसे कपड़े दिए और वॉशरूम में जाने को कहा। रूहानी गई और नहा के कपड़े पहनकर बाहर आई। रूपा ने उसे रेडी किया और अपने साथ महल ले गई। रूहानी जब महल आई तो सब उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। रूहानी सबके पास आई और सबका आशीर्वाद लेकर खड़ी हो गई। साची जी ने सुनंदा से कहा, छोटी जाओ जरा लेकर रूहानी को रसोई पूजन करा दो और सामान दे दो कि वो सबके लिए कुछ मीठा बना दे। उनके ये कहने पर सुनंदा जी उसे लेकर जाने लगी तो रानी, सलोनी और रूपा भी पीछे चल दी। इस पर साची जी ने कहा, आप तीनों बस पूजा करा के आ जाना, वहाँ पर कहीं इसकी मदद मत करना, वरना बताऊंगी आप तीनों को। उनके ये बोलने पर तीनों मुंह बना के चली गईं। रूहानी सबके साथ अंदर गई। सुनंदा ने उसके रसोई पूजन करवाया और सारा सामान देकर बाहर आ गई। रूहानी सबके लिए मीठा बनाने लगी। सलोनी और रानी वहीं बैठ गए। रूपा ने रूहानी को सारा सामान दिया। कुछ देर में रूहानी ने सबके लिए खीर बना ली। रूपा ने खीर कटोरी में निकाली, उसे ट्रे में रखा और रूहानी के हाथों में देते हुए बोली, ले जाओ दी, सबको खिला दो। रूहानी ने ट्रे लिया और बाहर आ गई। रूहानी ने सबको खीर दी। बड़े ठाकुर ने खीर खाते हुए कहा, बहुत मीठी है, बिल्कुल आपकी बातों की तरह, इधर आओ। उनके बुलाने पर रूहानी उनके पास चली गई। बड़े ठाकुर ने अपने जेब से एक बॉक्स निकालकर उसे देते हुए कहा, ये आपके लिए, आपके पहले खाने की नेक। इस पर रूहानी ने उनसे कहा, पर बड़े पापा, इसकी क्या ज़रूरत है? ये सुनते ही साकी जी ने कहा, ये नेक हर बहू को मिलता है, ले लो रूहानी। उनके कहने पर रूहानी ने नेक ले लिया और झुक के बड़े ठाकुर से आशीर्वाद लिया। बड़े ठाकुर ने उसे देखते हुए कहा, और एक बात, मैं आज से आपका बड़े पापा नहीं हूँ, बल्कि पापा हूँ, तो आप मुझे आज से पापा बोलेंगी। उनकी बात पर रूहानी उन्हें भारी नज़रों से देखने लगी। उसको सब एक सपने की तरह लग रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे इतना प्यार भी मिल सकता है। वो इन सब के प्यार को देखकर भावुक हो चुकी थी।
सब ने रूहानी को कुछ ना कुछ तोहफा दिया। बड़े ठाकुर सोहम ठाकुर के साथ अपनी फैक्ट्री चले गए। घर में औरतें ही रह गईं। रूहानी को साची जी अपने कमरे में ले आई और उसे बोली, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ जो मैंने अपने रूहान की बहू के लिए बनाया था। अब तुम उसकी हकदार हो। ये कहते हुए वो अलमारी के लॉकर से एक बड़ा सा बॉक्स ले आई और उसे रूहानी के सामने रख दिया। उन्होंने बॉक्स खोल के दिखाया तो उसमें हार था। साची जी उसे सब देते हुए बोली, रखो इसे, और अब ये तुम्हारा। और एक बात रूहानी, ये शादी चाहे जैसी हुई हो, पर एक बात याद रखना, रूहान एक सच्चे साथी की तरह तुम्हारा साथ देगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही रूहानी उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। रूहानी ने जब साची जी के मुंह से ये सुना कि वो जानती थी कि रूहान को उससे प्यार है, तो वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। उसने उनसे कहा, आपको कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करते हैं? उसके इस सवाल पर रानी, सलोनी और रूपा अंदर आए और रानी ने उससे कहा, ये सबको पता था रूहू कि रूहान आपसे प्यार करते हैं, बस आप ही समझ नहीं पाई। अरे देखा नहीं तुमने कैसे तुम्हारे लिए वो सबके सामने खड़े हो जाते थे, और तुम पहली थी जिसे भैया अपने साथ कहीं ले गए हों और अपने घर में अपने साथ रखे हों, वरना आज तक उन्होंने इसके लिए किसी की नहीं सुने। वो कभी किसी लड़की को छोड़ो लड़के को भी नहीं ले गए अपने घर, पर आपके लिए वो एक बार में मान गए। तभी हमें पता चल गया कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये कहते हुए रानी उसके सामने बैठ गई और सलोनी ने बच्चे को साची जी के बिस्तर पर सुला दिया। साची जी ने मुस्कुरा के उसे कंगन पहनाते हुए कहा, और अब हमारी बात ध्यान से सुनो रूहानी, अब आप सुहागन हो और वो भी नई नवेली दुल्हन हो। इस तरह से आप मत रहा करें। आपको इतने फीके कपड़े और ऐसी कुंवारी लड़कियों की तरह सच के मत रहा करो। अब आपको एक अच्छी नई नवेली बहू की तरह रहना होगा। अच्छा चलो, पहले आप ये पहन कर आओ और आप सब इसे समझाओ, हम आते हैं तब तक। ये बोलकर साची जी वहाँ से चली गई। साची ने रूहानी से कपड़े और श्रृंगार के लिए इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि रूहानी ने सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र पहना था नई दुल्हन के नाम पर, बाकी वो वैसे ही आई थी जैसे वो शादी से पहले रहती थी, इसलिए साची जी ने उसे समझाया था। उनके कहने पर रूहानी ने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और कुछ देर में वो गहरे गुलाबी रंग के लहंगे और ब्लाउज पहनकर बाहर आई। उसे देखते हुए रानी ने मुस्कुरा के उसके पास आई, उसे दुपट्टा पहनाते हुए कहा, रूहानी, तुम्हारी शादी जिससे हुई है वो थोड़ा अकड़ू है, तो उसे संभालना आपकी जिम्मेदारी है। पर जहाँ तक हमने जाना है, रूहान भैया तुम्हारे लिए बदल गए हैं। वो तुम्हारे लिए सब पर गुस्सा कर सकते हैं, पर तुम पर गुस्सा नहीं कर सकते। और एक बात, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो उन्हें प्यार करने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अब वो आपके पति हैं। अगर है कुछ उनके दिल में तो उसे दिखाओ, जताओ, क्योंकि वो ज़रूरी है। वैसे भी भैया को हर चीज़ अधूरी ही मिली है। बस इतना चाहते हैं कि इस बार उन्हें उनका प्यार पूरा मिले। पर तुम वक्त ले सकती हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम आराम से समझो अपने रिश्ते को, जानो उसे, तब आगे बढ़ो इस रिश्ते में। ये कहते हुए रानी ने उसे नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। उसने खुद को आईने में देखा तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सलोनी ने उसे देखते हुए कहा, चलो अब जाओ और खुद की नई ज़िंदगी को शुरू करो। और हाँ, आज खाना यहीं से जाएगा, पर कल से आप अपने पति के लिए खुद खाना बनाना। अब रूपा आपको आपके पति के घर छोड़ कर आएगी और अब से ऐसे ही तैयार होना। चलो जाओ आप। ये सुनकर रूहानी धीमे कदम के साथ रूपा के पीछे चल दी। रानी और सलोनी दोनों एक दूसरे को देखने लगी। रानी ने सलोनी से कहा, बस अब इन दोनों की ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। अब ये दोनों हमेशा खुश रहें। बहुत दुख देख लिए इन दोनों, पर अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों इन दोनों की ज़िंदगी में। सलोनी ने भी उसे देखते हुए कहा, दीदी सही कहा आपने, अब बस ये दोनों खुश रहें। ये कह उसने उसे साइड से गले लगा लिया। इधर रूपा रूहानी को छोड़ के जाने लगी तो रूहानी ने उससे कहा, रूपा तू कुछ देर रुक सकती है? रूहानी के पूछने पर रूपा ने उसे कहा, नहीं दीदी माफ़ कर, काम बहुत है, मुझे जाना होगा, पर मैं बीच बीच में आकर मिल लूँगी आपसे। अच्छा मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो चली गई। रूहानी वहीं अकेले खड़े बड़े से घर को देख रही थी। वो कमरे में आई तो देखा उसका सारा सामान रूहान के कमरे में शिफ्ट हो चुका था। उसकी किताबें भी वहीं रखी थी। उसने सब कुछ देखा और आकर टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ के अपनी किताब निकाल कर काम करने लगी।
इधर रूहान अपने केबिन में बैठे नए ऑफिस के मॉडल को देख रहा था। वहीं पास में कंस्ट्रक्शन डीलर वाले बैठे थे। रूहान उसमें कुछ चीज़ें चेंज करा रहा था। तभी उसने देखा दोपहर 3 बज गए थे। उसने नील को आगे बताने को कहा और अपना फ़ोन लेकर बाहर आ गया। उसने रूहानी के फ़ोन पर फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा फ़ोन किया तो वो नॉट रीचेबल बता रहा था। उसने अपने एक आदमी को फ़ोन किया। उसने एक ही बेल में उठा लिया। उसके बोलने पर पहले ही रूहान ने उससे कहा, रूहानी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? उसके पूछने पर उस आदमी ने कहा, जी सर वो ठीक है, अंदर है, मेरी बात कराओ। रूहान के कहने पर वो आदमी घर के अंदर गया और कमरे के दरवाजे पर ले जाकर नॉक किया तो रूहानी ने दरवाज़ा खोला। सामने उस आदमी को खड़े देखकर वो बोली, जी। उस आदमी ने उसे फ़ोन देते हुए कहा, मैम सर का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। कौन से सर? ये बोलते हुए उसने एक लंबी सी जम्हाई ली। उसकी आंखों में नींद साफ झलक रही थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो नींद से जागी हो। उस आदमी ने उसे देखते हुए कहा, जी रूहान सर का। रूहानी ने उससे कहा, पर मुझसे क्यों बात करेंगे, मुझसे क्या लेना देना उन्हें? अच्छा अभी आप जाओ, मैं काम कर रही हूँ। ये बोल वो उसने अलसाई आंखों से गेट बंद कर दिया। वो आदमी अजीब से उसे देख रहा था। उसने फ़ोन वापस कान पर लगाते हुए कहा, सर वो मैडम शायद नींद में थी, अजीब बातें कर रही थी। रूहान ने रूहानी की सारी बातें सुन ली। वो मुस्कुरा रहा था। उसने उस आदमी से कहा, अच्छा आप रहने दें, जाएं काम करें अपना, मैं शाम को आकर बात कर लूँगा उनसे। ये बोलकर मुस्कुराते हुए फ़ोन रख दिया। शाम का वक्त रूहानी का कमरा। रूहानी अपना काम कर रही थी कि तभी उसके सर का मैसेज आया। उसने उसे ओपन करके देखा तो उसमें उसके इंटर्नशिप के लिए आया था। कल सुबह 10 बजे उसे जयपुर इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचना था। ये देखकर वो बहुत खुश हुई, पर तभी उसे याद आया कि उसे रूहान से अब इसके लिए पूछना होगा। पर तभी उसे ये भी याद आया कि आज उसने नींद में क्या क्या बोल दिया था। पर फिर भी उसने सोचा कि वो बात करेगी। तभी उसके पास रूपा आई, उससे खाने के लिए पूछने लगी तो उसने रूपा से कहा, रूपा रहने दो, हम खुद बना लेंगे, बस तुम मदद कर दो हमारी। ये कहते हुए रूहानी उठी और किचन की तरफ चल दी। रूपा ने उससे पीछे जाते हुए कहा, क्या बात है रूहानी दीदी, आप तो रानी भाभी और सलोनी भाभी की बात बहुत जल्दी समझ गई और पत्नी बन गई। वैसे अच्छा ही है, अब तो ज़्यादा नहीं बोल रही है, चल जाकर सब्जियां काट, मैं आटा गूंथ देती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने सर से पल्लू से दुपट्टा हटा दिया और काम करने लगी। रूपा भी काम में लग गई। कुछ घंटे में उन्होंने सारा खाना रेडी कर दिया था। रूपा ने वक्त देखते हुए कहा, दीदी मैं चलती हूँ, क्या पता महल में मेरी ज़रूरत हो, अब देख लेना। ये बोलकर वो चली गई। रूहानी भी जाकर अपने कपड़े बदल कर आ गई। उसने देखा रूहान के घर में कहीं भी पूजा घर नहीं था और न भगवान की तस्वीर, इसलिए वो शाम की पूजा कर नहीं सकती थी। रूहानी आई और वहीं सोफे पर बैठ गई। 10 बजे के करीब रूहान जब घर आया तो उसने देखा रूहानी सोफे पर बैठी बैठी सो गई थी। रूहान ने उसे सोता हुआ देखा तो उसने लैपटॉप का बैग बहुत धीरे से दूसरे सोफे पर रखा और रूम में जाने लगा तो टेबल से उसका पैर टकरा गया, जिससे रूहानी की आंख खुल गई। उसने देखा तो रूहान उसके सामने खड़ा था। रूहानी ने वक्त देखा तो 10:10 हो रहे थे। रूहानी वापस से वहीं सोने लगी और आंखें बंद करते हुए बोली, अगली बार अगर आप देर से आए तो अकेले ही इस घर में रहेंगे, मैं अपनी दीदी के पास वापस चली जाऊंगी। ये कहते हुए उसने सोफे पर रखी कुशन को कस के पकड़ लिया। रूहान उसकी बातों पर उसे हंस के देख रहा था। उसने उसे आगे बढ़ के अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में ले जाने लगा। रूहानी ने उसके शर्ट का कॉलर पकड़कर कस के पकड़ते हुए कहा, खाना बनाया है, खा लेना और अगली बार जल्दी घर आना। रूहान ने उसे बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, आपने खाया? नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। उसने ये कहते हुए दूसरी तरफ करवट बदल ली। रूहान गया, किचन से प्लेट में खाना निकाल कर लाया और उसे टेबल पर रख रूहानी को उठाते हुए बोला, रूहानी चलो आओ खाना खाओ, तब सोना। ये बोल उसने उसे उठा के बैठा दिया। रूहानी अलसाई हुई आंखों से बैठी उसे देख रही थी। रूहान प्लेट लेकर आया और उसके सामने बैठकर उसे खिलाने लगा। रूहानी की नींद अब खुल चुकी थी। उसने रूहान को देखते हुए कहा, सॉरी, वो आपने दोपहर में फ़ोन किया था और मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, सॉरी। रूहान ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगली बार अपना फ़ोन चार्ज करके रखना। मैं घबरा गया था इसलिए उस आदमी से बोला था कि आपसे बात कराए। मैं खाना खा के आता हूँ। ये कहते हुए उठ के किचन में गया और खाना लेकर खुद भी खा के कमरे में आया। रूहानी ने उसे देखते हुए पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, क्या? बोले। वो मुझे कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए मिला है, कल से जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? उसके ऐसे पूछने पर रूहान ने उसके पास आकर उसके गालों को एक हाथों में छूते हुए बोला, आप कुछ भी कर सकती हैं, बस आप सही सलामत रहें।
एक और चीज़ पूछती थी। हाँ बोलो। वो मैं पूजा करती हूँ, पर आपके घर में पूजा घर नहीं है, क्या मैं एक छोटा सा मंदिर रख लूँ? इस पर रूहान ने उसे देखते हुए कहा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, पर अगर आपको है तो आप उन्हें ले सकती हैं इस घर में। और ये मेरा घर नहीं है, अब से ये आपका घर है, हमारा घर है। और कुछ? इस पर रूहानी ने सर हिलाकर ना कह दिया। रूहान उठ के वॉशरूम में जाने लगा तो रूपा भागती हुई आई। उसे देखकर रूहानी ने कहा, क्या हुआ रूपा? भैया भाभी, वो बड़े साहब की फैक्ट्री में आग लग गई है। बड़े ठाकुर और सोहम चाचा जी भी वहीं हैं। ये सुनते ही रूहानी और रूहान घबरा गए। रूपा ने जब ये कहा कि बड़े ठाकुर की फैक्ट्री में आग लग गई है तो रूहान और रूहानी दोनों घबरा गए। रूहानी ने उससे कहा, पर ये हुआ कैसे? ये कहते हुए वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। रूपा ने घबराते हुए कहा, पता नहीं रूहानी भाभी। रूहान उसे देखते हुए कहा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। रूहानी, आप माँ के पास जाओ। ये बोलकर वो बाहर निकला और अपने कुछ आदमियों के साथ फैक्ट्री के लिए निकल गया। रूहानी भी रूपा के साथ महल में आ गई थी। जब वो महल आई तो उसने देखा कि साची जी का रो रो के बुरा हाल था। रानी और सलोनी उन्हें संभाल रहे थे। आदित्य और सोम दोनों ही फैक्ट्री के लिए निकल गए थे। रूहानी साची जी के पास बैठते हुए बोली, माँ आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। ये कहते हुए उसने उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। इधर रूहान जब फैक्ट्री पहुंचा तो उसने देखा कि आग बहुत तेज़ लगी थी, कि सारी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई थी। सभी लोग आग बुझाने में लगे थे। उसने देखा कुछ लोग सोहम जी को लेकर आ रहे थे। उनकी हालत ख़राब थी, शायद धुएं में रहने के कारण उनकी हालत ख़राब थी। वो सोहम जी के पास गया तो उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, रूहान बड़े भैया अंदर हैं, उनको बचा लो। ये सुनते ही रूहान अंदर की तरफ भागा। आदित्य उसे पकड़कर रोक रहा था। रूहान पागल हो गए हो, आग देख रहे हो? अंदर गए तो मर जाओगे। हम बड़े पापा को बाहर निकालने के देखते हैं। रूहान को आदित्य के कहने का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे धक्का दिया और वहाँ खड़े एक आदमी से कंबल लेकर अंदर की तरफ चला गया। आदित्य ने देखा रूहान अंदर चला गया तो उसने पानी की पाइप इस तरफ करने को कहा सबको। इधर अंदर रूहान बड़े ठाकुर को खोज रहा था। उसने वहाँ उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, बाबा बाबा आप कहाँ हो? ये कहते हुए वो बढ़ा तो उसने देखा कि बड़े ठाकुर कुछ दूरी पर मशीनों के पास थे। उसके खास के बुरा हाल हो चुका था। रूहान ने जैसे उन्हें देखा वो भाग के उनके पास गया और उन्हें कंबल में ढकते हुए बोला, बाबा आप ठीक हो ना? बड़े ठाकुर ने जब रूहान के मुंह से अपने लिए बाबा सुना तो उसकी तरफ देखने लगे। रूहान उन्हें लेकर बाहर आने लगा। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा तब तक उधर की आग बुझ चुकी थी। रूहान बड़े ठाकुर को लेकर जल्दी से बाहर आया और उन्हें ले जा कर के उसने बैठाया और पानी मंगवाया। बड़े ठाकुर खांस के बुरा हाल था। रूहान ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, बाबा आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? बड़े ठाकुर ने उसे देखकर खांसते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ रूहान। तभी नौकर पानी लेकर आया। रूहान ने जल्दी से बोतल की सील तोड़ते हुए पानी बड़े ठाकुर को दिया। वहाँ आदित्य, सोम और सोहम जी भी आ गए थे। सोहम ने बड़े ठाकुर को देखकर कहा, बड़े भैया आप ठीक हो ना? बड़े ठाकुर ने पानी पीकर कहा, हाँ सोहम हम ठीक हैं। आदित्य, सोम आप दोनों देखो किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई भी आदमी जख्मी ना हो। उसके कहने पर आदित्य और सोम ने कहा, आप फिक्र मत करें बड़े पापा, हम देख लेंगे। रूहान तुम पापा और बड़े पापा को घर ले जाओ, हम कुछ देर में आते हैं। ये बोल वो दोनों बाकी लोगों के पास चले गए। रूहान सोहम के बड़े ठाकुर को लेकर महल के लिए निकल गया। इधर महल में केसर ने रूहानी को देखते हुए बोली, वैसे सुनिंदा जी कमाल की बात है, नई बहू के आते ही फैक्ट्री में आग लग गई। लगता है सच ही कहती हैं सुमित्रा जी कि ये लड़की मनहूस है, तभी तो देखो फैक्ट्री में आग लग गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके ये कहने पर रूहानी घबराई हुई नज़रों से उसे देख रही थी। लेकिन सलोनी ने उससे कहा, केसर जी अच्छा होगा कि अपना मुंह बंद कर लें, वरना मुझे मुंह खोलने में वक्त नहीं लगेगा। मुझे ऐसे बोल के तुम चुप नहीं करा सकती हो सलोनी बहू। अब जो सच है वो तो सच ही है। अरे इसके कदम इतने मनहूस हैं कि इस घर में पड़े नहीं कि आग लग गया, इतना नुकसान हो गया। अपनी माँ की कोख से पैदा हुई तो वो भी मर गई। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि रूहान इस मुसीबत को और इस मनहूसियत को शादी करके घर में क्यों लाया। अरे ऐसे लोग किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकते हैं। ये मनहूस थी तभी तो इसके बाप ने इसकी शक्ल क्या, इसे अपना नाम तक नहीं दिया। ना जाने रूहान किसका पाप इस महल के माथे। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी किसी ने उसे मोड़ा और एक जोरदार का थप्पड़ उसकी गाल पर रख दिया।
सबके कानों में जब वो थप्पड़ गया तो सबने देखा रूहान बहुत गुस्से में वहाँ खड़ा केसर को देख रहा था। बड़े ठाकुर और सोहम जी भी ये देख रहे थे। केसर ने गुस्से में देखते हुए बड़े ठाकुर से कहा, आपका बेटा मुझे मार रहा है, आप चुपचाप खड़े बस देख रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं आप? ये सुनते ही रूहान ने उसके सामने खड़े होते कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सबको पता है कि मैंने जो किया है ठीक किया है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो कि रूहान सिंह ठाकुर की बीवी को इतना कुछ कह गई। शायद तुम्हें मेरी बात याद नहीं है, तो मैं आपको फिर बताता हूँ। रूहानी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उसके लिए एक बुरा लफ्ज़ बोलने वाले की ज़िंदगी हराम कर सकता हूँ। ये रूहानी सिंह ठाकुर है, मैं अपनी बीवी का खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। और तुम उसे मनहूस और ना जाने क्या क्या बोल गई। तुम भूल कैसे गई कि उसके साथ मैं उसका पति खड़ा हूँ? मुझे तुम जैसी औरत को मौत के दर्शन कराने में एक सेकंड नहीं लगेगा। तुम सोच नहीं सकती कि वो मौत तुम्हें नसीब करूँगा। अगर दोबारा मेरी बीवी के बारे में कुछ भी गलत सुना तो ये बोल। वो रूहानी का हाथ पकड़ के वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद केसर भी गुस्से में वहाँ से चली गई। सासी जी ने जब बड़े ठाकुर को सही सलामत देखा तो उनके पास आते ही बोली, आप ठीक है ना? सोहम भैया, आप दोनों को कुछ हुआ तो नहीं? उसके ये पूछने पर बड़े ठाकुर ने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप शांत रहें। ये सुनते ही साची जी ने देखा दोनों के हाथों पर जलन के निशान थे। उसने दोनों को बैठने को कहा और नौकर से दवा लाने को कहा। आओ सब बैठो, इतना जल गया है और आप बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ? जा रूपा बर्फ़ ले आ और ठंडा पानी। उसके कहने पर रूपा चली गई। इधर रूहान रूहानी को लेकर घर आया तो गुस्से में उसका हाथ छोड़ के वहाँ खड़ा हो गया। उसने रूहानी को बिना देखे कहा, आप कमरे में जाओ। रूहानी ने इस वक्त बहस करना ज़रूरी नहीं समझा और चुपचाप कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद रूहान ने नील को फ़ोन करके कहा, नील, केसर के खिलाफ जो साबित है उसे कल सुबह लेकर आओ, परसों यहाँ आओ। मैं अब उसे और एक दिन भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नील ने उसके गुस्से को महसूस करते हुए कहा, जी सर, आपको सारे साबित परसों सुबह तक मिल जाएंगे। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। रूहान भी दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन रूहानी उठी तो रूहान को पूरे घर में खोजा पर वो नहीं था। उसने फ़ोन उठा के फ़ोन करना चाहा तो देखा कि रूहान का मैसेज था। उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था, मुझे काम है, मैं जल्दी जा रहा हूँ, आप आराम से कॉलेज जाना, शाम को मिलूँगा और कल सुबह आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो अपने कपड़े पैक कर लेना। आपके कॉलेज वालों से मैं छुट्टी ले लूँगा। हैव अ नाइस डे। रूहानी ने जब मैसेज पढ़ा तो सोचने लगी, पर उसे देर ना हो जाए इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई। ऐसे ही वो पूरा दिन किसी न किसी काम में रूहानी का दिन बीत गया। और शाम को जब रूहान घर आया तो उसने देखा रूहानी किचन में खाना बना रही थी। रूहान चुपचाप अपने कमरे में गया और चेंज करके बाहर आया तो देखा कि रूहानी ने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया है। रूहानी ने उसे देखकर कहा, आप आ गए, पर कब आए? रूहान ने चेयर खींचकर टेबल के पास बैठते हुए कहा, बस कुछ वक्त हुआ, आप काम कर रही थी इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। और आज का दिन कैसे गया, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे कॉलेज में? बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ पर। ये कहते हुए रूहानी ने प्लेट में खाना निकाल के दिया और खुद भी बैठ गई। रूहान ने खाना खाते हुए उससे कहा, रूहानी, अगर मैं केसर को सबकी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूँ हमेशा के लिए तो आप क्या देंगी हमें? उसके इस सवाल पर रूहानी ने कहा, आप ऐसा सच में कर सकते हैं? रूहान ने उसे देखते हुए कहा, अपनी शादी की शर्त के बाद भी आप हमसे ये पूछ रही हैं? ये सुनते ही रूहानी खामोश हो गई। अच्छा बताओ, क्या दोगी आप हमें? रूहान के इस सवाल पर रूहानी ने उससे कहा, जो आप चाहें, बस इस केसर को यहाँ से दूर कर दें। रूहानी के इस जवाब पर रूहान ने कहा, बाद में मुकर मत जाना आप, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, आप बस अपना काम करें। ये कहते हुए रूहानी अपनी प्लेट लेकर किचन में चली आई। रूहान भी अपना काम ख़त्म करके कमरे में चला गया था। रूहानी जब अपना काम ख़त्म कर रूम में आई तो उसने देखा कि रूहान सो चुका था। उसने उसे ठीक से कंबल उड़ाया और खुद जाकर सोफे पर सो गई। सुबह का वक्त महल। बड़े ठाकुर से एक नौकर ने आकर कहा, मालिक, बाहर 5 जी और गाँव वाले हैं। ये सुनते ही सब खड़े हो गए। बड़े ठाकुर निकल के बाहर आए। रूहानी भी उस वक्त वहीं थी। उसने जब ये सुना तो वो भी सबके साथ बाहर आई। केसर भी बाहर आ गई। बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? उनके पूछने पर एक आदमी ने कहा, बड़े ठाकुर साहब, हमें बुलाया गया है। उसके कहने पर बड़े ठाकुर साहब ने कहा, पर किसने बुलाया है? उनके ऐसा पूछने पर एक आवाज़ आई, मैंने बुलाया है इन्हें यहाँ। सबने आवाज़ की तरफ देखा तो रूहान था। वो सबके पास चल के आया और खड़ा हो गया। बड़े ठाकुर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर किस लिए यहाँ इन्हें बुलाया गया है? रूहान ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा,
एक फैसला करने और कुछ न्याय करने। 15 साल पहले 16 साल लड़के ने गुस्से में एक गलत फैसला ले लिया था। उस फैसले को आज मैं गलत साबित करने आया हूँ। मैं केसर की कही हर बात को आज सभी के सामने गलत साबित करने आया हूँ। आज मैं रूहानी सिंह ठाकुर अपनी माँ की खुशियाँ और किसी से किया वादा निभाने आया हूँ। मैं केसर के खिलाफ आज ये पंचायत फिर से बैठाता हूँ और उसका फैसला आप सब करेंगे। ये कहते हुए वो बड़े ठाकुर की तरफ देखने लगा। केसर की तो हालत खराब थी ये सुनकर। क्या होगा अब? क्या रूहान अपने पिता को बेकसूर साबित कर पाएगा? और रूहान रूहानी को कहाँ लेकर जा रहा है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।